विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है नागरिकों को और व्यक्तियों को रक्षा करती है कार्यपालिका के मनमानेपन से। मगर कानून अगर अपने आप में मनमाना है तो वहां पर कोई रक्षा नहीं हो पाती है। मगर जो अमेरिकी सिद्धांत है विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये व्यक्तियों की न सिर्फ रक्षा करती है कार्यपालिका के मनमानेपन से, बल्कि विधायिका के मनमाने कानून से भी रक्षा करती है कि संसद भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मनमाना है। अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो लगता है मनमाना है तो उस कानून को भी निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थात जब किसी व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, तो ऐसा कानून जो ऐसी व्यवस्था कर रहा है वो कानून भी मनमाना नहीं होना चाहिए, वो कानून भी न्याय संगत होना चाहिए। तो अगर संसद कोई मनमाना कानून बना देती है तो ऐसे कानून से किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसे कानून से किसी व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है न सिर्फ कार्यपालिका के मनमानेपन से व्यक्तियों की रक्षा करती है, बल्कि विधायिका के मनमाने कानून से भी, लेजिस्लेचर के मनमानेपन से भी जो है व्यक्तियों की रक्षा करती है। ये बात समझ आ गई? तो नोट करके लिखिए, NOTE नोट, NOTE नोट। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया व्यक्तियों को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया व्यक्तियों को कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाइयों से बचाती है, कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई से बचाती है। क्योंकि अगर आप समझा रहे हैं, क्योंकि अगर कार्यपालिका ने जो है प्रक्रिया का उल्लंघन करके कोई काम किया है तो उसको अवैध मान लिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए जो कार्यपालिका की मनमानी से बचाती है, ठीक, क्योंकि कार्यपालिका को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही काम करना है। परंतु 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 विधायिका के मनमाने कानून से, परंतु विधायिका के मनमाने कानून से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती, परंतु विधायिका के मनमाने कानून से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती। ये पूरी बात समझो आगे जो आपने लिखा है ये लाइन, परंतु विधायिका के मनमाने कानून से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती। परंतु विधायिका के मनमाने कानून से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती। इतनी बात समझ आ गई? पैरा चेंज कीजिए, पैरा चेंज कीजिए। विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, यह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। विधि की सम्यक प्रक्रिया जो कि अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया है, जो कि अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया है, के द्वारा के द्वारा के द्वारा व्यक्ति को न सिर्फ कार्यपालिका के मनमाने आचरण से, व्यक्ति को न सिर्फ कार्यपालिका के मनमाने, कार्यपालिका के मनमाने आचरण से, बल्कि विधायिका के, माने लेजिस्लेचर माने संसद, बल्कि विधायिका के
मनमाने कानून से भी रक्षा देती है। विधायिका के मनमाने कानून से भी रक्षा देती है। ठीक। तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में इनका बड़ा संकीर्ण अर्थ लगाया गया था, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार का अर्थ यह था कि आप जिंदा हैं, ठीक, आप सांस ले रहे हैं। मगर आज जीवन का अधिकार यहां तक सीमित नहीं है। जिंदा तो पशु भी रहता है। तो जीवन के अधिकार का अर्थ जो है पशु जीवन नहीं है। पशु भी जिंदा रहता है, वो भी सांस लेता है। पूरी मानवीय गरिमा के साथ जिंदा रहने का अधिकार है। राइट टू लाइफ में जो है हमको सिर्फ सांस लेने या जिंदा बने रहने का अधिकार तक सीमित नहीं है। हमको पशु जीवन जीने की बात नहीं की जा रही है। जब कहते हैं जिंदा रहने का अधिकार, तो पूरी मानवीय गरिमा, मानवीय सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अगर हमारी गरिमा में चोट लग रही है, अगर हमको पूरी प्रतिष्ठा, पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे जीवन के अधिकार का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। आज जिंदा रहने के लिए एक स्वस्थ जीवन की जरूरत है। स्वस्थ जीवन का अधिकार है। एक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, जहां ध्वनि प्रदूषण ना हो, जहां हमें पीने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, जहां हमको एयर पोल्यूशन ना हो, जहां वाटर पोल्यूशन ना हो। इस प्रकार का जीवन का अधिकार है। अगर हम एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां दम घोटू माहौल है, इतना धुआं है, इतना प्रदूषण है कि हमारे लंग्स खराब हो जा रहे हैं, हमको बीमारी हो रही है, जिंदा है, तो ये जीवन जीने के अधिकार का वायलेशन है। पूरे स्वास्थ्य के साथ, एक डिसेंट एनवायरनमेंट के साथ हमको जिंदा रहना है और पूरी गरिमा के साथ रहना है। और व्यक्ति की गरिमा कब होती है? जब उसको शिक्षा का भी अधिकार दिया जाए। अगर व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जा रही है तो वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाता है। अगर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं है, तो भी वो सम्मान के साथ और जो है गरिमा के साथ नहीं रह सकता। तो गरिमा के साथ जब मुझे जीवन जीना है तो इस बात का भी मुझे अधिकार मिलना चाहिए कि मुझे जो है पोषण युक्त स्वस्थ भोजन की व्यवस्था हो, मुझे आश्रय की व्यवस्था हो, मेरे लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, इसकी भी जरूरत है। और व्यक्ति की गरिमा के लिए यह भी जरूरी है कि उसकी जो है प्राइवेसी का भी सम्मान किया जाए। अगर व्यक्ति की प्राइवेसी का सम्मान नहीं किया जा रहा है तो वो फिर वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता। अगर आप उसके अंतरंग जीवन में, निजी जीवन में ताक झांक कर रहे हो, इससे केवल व्यक्ति बहुत जो है विचलित हो जाता है और काफी अपने को जो है अजीब स्थिति में महसूस करता है। ऐसे कई मामले आए हैं जब किसी की प्राइवेट लाइफ को जो सार्वजनिक किया गया है तो डिप्रेशन में आ गया है, उसने जो है सुसाइड कर लिया है। ऐसा होता कि नहीं होता है? देखिए, व्यक्ति के दो जीवन होते हैं, एक सार्वजनिक जीवन और एक निजी जीवन। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में एक अलग तरीके से व्यवहार करता है और निजी जीवन में एक अलग तरीके से व्यवहार करता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसमें मैं एक अलग तरीके से पेश आ रहा हूं। मैं जब अपने घर रहूंगा वहां पर मेरा एक अलग एटीट्यूड होगा। ठीक। कई बार व्यक्ति की निजी जीवन की ताक झांक को जब सार्वजनिक किया गया है तो व्यक्ति डिप्रेशन में आया है और वो जो है उसने आत्महत्या तक कर ली है। तो हम जब आपको जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं तो उसमें आपको पूरी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देंगे। और गरिमा की सुरक्षा के लिए, आपकी गरिमा, आपकी डिग्निटी, आपकी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए इस बात की भी जरूरत है कि हम आपकी प्राइवेसी का सम्मान करें। किसी को हक नहीं पहुंचता कि आपके निजी जीवन में ताक झांक करे आपकी अनुमति के बगैर। किसी को हक नहीं पहुंचता कि आप जब टेलीफोन में बातचीत कर रहे हैं तो उसको जो है वो टेप करें। किसी को हक नहीं पहुंचता जब आप कहीं आ जा रहे हैं, आपका गोपनीय तरीके से पीछा किया जाए और आपको देखा जाए कहां उठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, किसके साथ आपका क्या प्राइवेट कन्वर्सेशन चल रहा है। किसी को हक नहीं पहुंचता। अनुच्छेद 19 का आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी क्या कहता है? मुझे भारत के अंदर कहीं भी आने जाने की अनुमति है, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन सपोज कोई मुझे बराबर जो है फॉलो कर रहा है, कोई बराबर मेरा पीछा कर रहा है, हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अरे भाई हम बाहर जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं, कहीं किसी से अपने कुछ प्राइवेट मीटिंग करने, कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं और कोई बराबर मुझको अपने सर्विलांस रखे हुए है। ये क्या है? आप मेरी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। आर्टिकल 19(1) कहीं ना कहीं आपके प्राइवेसी से संबंध रखता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। वो आर्टिकल 19(1) को अगर आर्टिकल 21 के साथ आप जोड़ दीजिए तो आपको अपने आप जो है राइट टू प्राइवेसी मिल जाता है।
अभी 2018 में केएस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की खंडपीठ बैठी, 9 जजों की जो है बेंच बैठी, संवैधानिक पीठ बैठी, और उसने कहा, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है निहित है, समाया हुआ है। संविधान ने कहीं नहीं दिया, संविधान ने हमको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आपका मौलिक अधिकार है, संविधान ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं दिया, मगर अनुच्छेद 21 में समाया हुआ है। अगर व्यक्ति के हमको जो जीवन को गरिमापूर्ण बनाना है तो हमें उसकी प्राइवेसी पर भी हमको पूरा पूरा ध्यान देना होगा। 2017 का केस है, हमको उसको पूरा ध्यान सम्मान करना पड़ेगा, ठीक। और ये भी बात सामने आई है कि जो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, ये तीनों जो है आपस में जो है इनके बीच एक यूनिक रिलेशन है, कोई किसी से पृथक नहीं है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच एक गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है। अनुच्छेद 21 के द्वारा दिया गया कोई अधिकार जो है, अगर अनुच्छेद 21 के तहत आप किसी को स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हो तो आपको ये देखना होगा, या अनुच्छेद 21 में आपको कोई अधिकार दिया जा रहा है तो आपको ये देखना होगा कि वो जो है अनुच्छेद 19 के अधिकार को भी पूरा कर रहा हो, अनुच्छेद 14 के भी अधिकार को पूरा कर रहा हो। ऐसा ना हो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के दिए अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, या अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तीनों में आपस में इंटर कनेक्शन है। कोई भी लॉ बनाइए, लॉ बनाते समय आप देखिए वो 21 को भी जो है फुलफिल कर पा रहा हो, अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन न कर पा रहा हो, अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन न कर रहा हो। व्यक्ति के जीवन का तभी मायने होता है जब व्यक्ति अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ जिए। अगर हम आपको आपकी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर करते हैं, अगर आप अपनी पहचान को खुल के नहीं जग जाहिर कर पा रहे हैं, तो यह भी आपके जीवन के अधिकार का वायलेशन है। इस प्रकार के जीवन का कोई माने नहीं जहां आप अपने को छुपा छुपा जी रहे हो, आप अपनी पहचान को उजागर नहीं कर रहे हैं डर के मारे कि आपको लगता है कि आपने अगर अपनी पहचान सार्वजनिक कर दी तो जो है आपकी बदनामी हो जाएगी, आप पर बड़े लालछन लगेंगे, आप पे बड़े कलंक लगेंगे, आपका बड़ा अपमान होगा, आप पर लोग पता नहीं कैसे किसी बातें करेंगे। इस वजह से आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो। तो ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा समाज हमको नहीं चाहिए जो व्यक्ति को उसकी आइडेंटिटी को जो है जग जाहिर ना होने दे। व्यक्ति अगर उसको जीवन जीने का अधिकार है तो पूरे सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, और पूरी अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी पूरी पहचान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। जब पहचान के साथ जीने का अधिकार है, बस यही से जो है एक जो है प्राइवेसी का अधिकार हम दिया गया। आप अपने अंतरंग जीवन में क्या कर रहे हो किसी को अधिकार नहीं, किसी को हक नहीं बनता कि वो ताक झांक करे। आपकी गरिमा का पूरा सम्मान रखा जाएगा, आपको प्राइवेसी का अधिकार है, आपको अपनी पहचान का अधिकार है। और जब पहचान का अधिकार है तो वहां से एक कॉन्सेप्ट और आया जीवन जीने के अधिकार में। जीवन जीने के अधिकार में आया वो लोग जो समलैंगिक हैं उनको बताना पूरा अधिकार है, हम समलैंगिक हैं, उनको पूरी अपनी समलैंगिकता के साथ जीने का अधिकार है। जो कॉन्सेप्ट भी सामने आई। अक्सर समाज में जो है इस प्रकार के लोग जो समलैंगिक होते हैं वो अपनी पहचान को छुपाते हैं। हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां इसको बड़ा हवा समझा जाता है, बड़ा गलत माना जाता है, इसको मेंटल डिसऑर्डर या कोई फिजिकल जो है एक डिफिशियंसी समझा जाता है। आज का मेडिकल साइंस और आज की साइकोलॉजी इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि समलैंगिकता किसी भी तरीके से ना तो कोई मेंटल डिसऑर्डर, ना तो कोई मानसिक बीमारी है, ना कोई शारीरिक क्षमता में या शारीरिक कोई कमी है। ये पूरी तरीके से उतना ही नेचुरल है जितना जो हेटेरोसेक्सुअल होते हैं। जो हेटेरोसेक्सुअल माने वो व्यक्ति, जैसे एक पुरुष है तो एक पुरुष का आकर्षण, एक पुरुष का जो है इमोशनल और सेक्सुअल अट्रैक्शन किसके प्रति होगा? उसका अट्रैक्शन होगा एक महिला के प्रति। एक महिला है, एक महिला का जो है इमोशनल और सेक्सुअल अट्रैक्शन किसके प्रति होगा? एक पुरुष के प्रति। जो हमारी पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में जो है इसी प्रकार से देखने को मिलता है। पॉपुलेशन में जो मेजॉरिटी है आम पूरे वर्ल्ड वाइड में, और आज तो नहीं प्राचीन काल से हमेशा से जो है समाज में 3-4 प्रकार के लोग देखे गए हैं। एक होता है हेटेरोसेक्सुअल, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, शायद विपरीत लैंगिक कहेंगे, या इसकी एग्जैक्ट हिंदी में नहीं पता। आप लोगों ने अंग्रेजी में साथ टर्म सुना हो, हेटेरोसेक्सुअल। हेटेरोसेक्सुअल जो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है
हम कहें लगभग जो है 92% पॉपुलेशन जो होती है वो इसी कैटेगरी में आती है, हेटेरोसेक्सुअल। माने मान लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है, तो अगर हेटेरोसेक्सुअल है तो इस मेल का जो है इमोशनल और सेक्सुअल या फिजिकल अट्रैक्शन किसके प्रति होगा? एक फीमेल के प्रति होगा। फीमेल का जो है इमोशनल और सेक्सुअल अट्रैक्शन किसके प्रति होगा? ये जो है मेल के प्रति होगा। ये नेचुरल माना जाता है। ठीक। अब एक टर्म आता है होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, समलैंगिक। यहां क्या होता है, मान लीजिए एक मेल है तो इसका जो इमोशनल और सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो किसके प्रति होगा? एक मेल के ही प्रति होगा। ठीक। तो ऐसे मेल, ऐसे जो जो मैन होमोसेक्सुअल होते हैं उनके लिए अंग्रेजी में एक टर्म है गे, GAY, गे। गे माने जो है मेल होमोसेक्सुअल, गे माने है मैन होमोसेक्सुअल। एक टर्म है, अब कोई लड़की है मान लीजिए फीमेल है, अगर वो होमोसेक्सुअल है तो उसके बारे में क्या होगा? उसका जो है इमोशनल और सेक्सुअल अट्रैक्शन किसके प्रति होगा? एक फीमेल के प्रति होगा। ठीक। इसको हम कहते हैं लेस्बियन। लेस्बियन, LESBIAN, लेस्बियन। अक्सर ये देखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई गे है और उसकी शादी होगी, क्योंकि होता ये इनमें कोई कमी नहीं होती है। मान लीजिए मैन है, ठीक, और ये होमोसेक्सुअल है, ये पूरी तरीके से नॉर्मल होगा, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होगा, इसके पास मानसिक तौर पे कोई बीमारी नहीं है और इसके बॉडी पार्ट में भी कहीं कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से शरीर से भी स्वस्थ है। मगर ये हमेशा जो है फीमेल के साथ अपने को अनकंफर्टेबल फील करेगा। ये इमोशनल और सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी मेल के लिए ही महसूस करेगा। अब होता ये कोई नहीं जानता कोई लड़का है वो गे है कि नहीं, सॉरी, हाँ गे है कि नहीं, कोई नहीं जानता। उसके माता पिता भी नहीं जा सकते, आनुवंशिक बीमारी है। ठीक। अब वो बड़ा हुआ, उसकी शादी कर दी गई फीमेल से। शादी फीमेल से करी गई, समाज शादी फीमेल से की जाती है। तो अपनी पत्नी के साथ भी कभी सहज नहीं रहेगा और शादी जो है सफल नहीं रहेगी, शादी टूट जाएगी। और कोई सोचे अब क्या किया जाए? मान लो उसकी पत्नी या उसके घर वाले इसको डॉक्टर पास ले जाएं कि इसका ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इसको कोई प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से स्वस्थ है दिमागी तौर पर भी और अपने जिस्म के तौर पर भी। मगर इसका ये जन्मजात, इसका ये नेचुरल और इनहेरेंट, इट इज नेचुरल एंड इनहेरेंट बायोलॉजिकल फिनोमेना। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, जिसके अपने विकल्प पर निर्भर नहीं है कि हम जो है हटाओ मेल को छोड़ो हम फीमेल के साथ रहें, जिसकी अपनी चॉइस पर नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सेक्सुअल, मतलब पूरे तरीके से मेल के साथ ही अपने को सहज महसूस करेगा, उसके साथ सारे जीवन एक एज ए पार्टनर रहने के लिए तैयार रहेगा। ये समाज इसको मान्यता नहीं देता। ठीक। बात यह है कि अगर एक मेल और फीमेल आपस में जो है रह सकते हैं, अगर दोनों एडल्ट हैं और आपस में रह सकते हैं एज ए पार्टनर, ठीक, या अपने साथ अपने बीच में आपसी सहमति से रिलेशन बना सकते हैं, तो दो मेल क्यों नहीं बना सकते? यह आर्टिकल 40 का वायलेशन हो रहा है। देखिए, एक पब्लिक मॉरलिटी होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होती है, और जब पब्लिक मॉरलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में कोई कॉन्फ्लिक्शन, कोई टकराव होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी प्रिवेल होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी चलती है। हो सकता है ये सोशल मॉरलिटी के विरुद्ध हो, हर जगह के सोशल नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, हर जगह की सोशल मॉरलिटी, पब्लिक मॉरलिटी अलग अलग होती है। हो सकता है हम जिस समाज में रह रहे हो वहां के सोशल मॉरलिटी के खिलाफ हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कहती है कि अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 14 कह रहा है हर कोई कानून के आगे समान है, तो अगर एक मेल और फीमेल जो है आपस में इमोशनल और सेक्सुअल रिलेशन रख सकते हैं, तो एक मेल और मेल क्यों नहीं रख सकता? एक फीमेल और फीमेल क्यों नहीं रख सकती? अनुच्छेद 14 के अनुसार अगर नहीं रखने देते तो हम अनुच्छेद 14 का वायलेशन करते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अर्थात मेल और फीमेल को भेदभाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहना है, जब कहते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, तो सेक्स का मतलब सिर्फ यहां तक नहीं कि एक लड़का एक लड़की है, सेक्स का मतलब है उनका सेक्स ओरिएंटेशन, कि इसका जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन किसके प्रति है, ये भी है। इस आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नॉर्मली मेल का सेक्सुअल अट्रैक्शन फीमेल के प्रति है, फीमेल का सेक्सुअल अट्रैक्शन मेल के प्रति है। तो अगर मेल के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? अनुच्छेद 15 का वायलेशन हो जाएगा अगर हम इनको आपस में सेक्सुअल अट्रैक्शन रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि व्यक्ति को जीवन के अधिकार में पूरी आइडेंटिटी के साथ जीने का अधिकार है। जब पूरी आइडेंटिटी के साथ जीने का अधिकार है तो ये अगर गे है तो उसको गे के रूप में ही जीने का अधिकार है। आप इनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते समाज में। आपको इनके पूरा सम्मान करना पड़ेगा और इनको अपने तरीके से रहने की आपको आजादी देनी पड़ेगी। आजादी का अर्थ ये नहीं होता है, देखिए एक होता है लेकिन अश्लीलता नहीं फैलाना है। कोई चीज प्राइवेटली कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी करना कि कोई गैर कानूनी काम थोड़ी करोगे प्राइवेटली। प्राइवेटली माने कि जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल है, इनके बीच में इमोशनल रिलेशनशिप है, तो कैसे बीच सड़क में आके अपने इमोशंस को और अपने चीजों को इजहार करेंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे ना। अगर ऐसा करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंसी, इमोरलिटी, इन पर केस चल जाएगा। लेकिन एक प्राइवेटली प्राइवेसी के साथ ही कुछ भी कर सकते हैं आपसी सहमति से, ठीक उसी प्रकार से ये चीज इन पर भी लागू होती है। या आपको सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं करना है, मगर आपको प्राइवेसी में जो है, प्राइवेटली जो है, निजता के आधार, क्योंकि निजता का भी अधिकार मिल गया है व्यक्ति को, निजता का अधिकार मिला हुआ है, अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का अधिकार मिला है। और अनुच्छेद 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर एक के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उस आधार पर जो है आप इनके साथ क्यों भेदभाव करोगे, इनके साथ क्यों भेदभाव करोगे? जबकि मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी दोनों कहती है कि इनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इनको ट्रीटमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वस्थ हैं फिजिकली भी और मेंटली भी। मगर स्वाभाविक रूप से इनका इमोशनल और फिजिकल अट्रैक्शन एक मेल के ही प्रति होगा, उसी के साथ ही सहज रूप से रह पाएंगे। इसका इमोशनल और फिजिकल अट्रैक्शन एक फीमेल के ही प्रति होगा और इस प्रकार से इन्हें इसके साथ रह पाएंगे। तो इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं जी। आपने नाम सुना ये LGBT सुना? हाँ ठीक, हाँ सुना। तो एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे। देखिए जब हम प्लस का साइन करें तो मानो मेल है, माइनस का साइन करें फीमेल है, ठीक है। ये लेस्बियन है, ये गे है, और एक होता है बाइसेक्सुअल माने इनका अट्रैक्शन दोनों प्रति होता है। मान लीजिए एक जो है एक फीमेल है, तो वो अगर उसकी शादी हो जाती है अपने पति के साथ सहज रूप से रहेगी, लेकिन उसका जो है किसी अन्य फीमेल के प्रति भी जो है अट्रैक्शन रहेगा, वहां से भी जो है इमोशनली और फिजिकली जुड़ सकती है। एक पुरुष है, उसकी शादी हो गई, वो अपने पत्नी के साथ सहज रूप से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उस पुरुष के साथ अगर उस पुरुष को मौका मिलता है तो किसी अन्य पुरुष के प्रति भी जो अनमेल पर्सन के प्रति भी जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। और एक होता है ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो पैदा हुए लड़की के रूप में, मगर बाद में महसूस करते हैं, इमोशनली अपने महसूस करते हैं कि हमको लड़का होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, उनकी अगर आप उनका जीवन शैली देखिए, लड़की हैं मगर वो सिर्फ लड़कों की तरह रहते हैं, बाल लड़कों की तरह कटवा के रखेंगे, कपड़े एकदम लड़कों की तरह पहनेंगे, बिंदी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। उनका पूरा जो है एक हमारी मैम थी, हमेशा हम उनके बारे में कुछ ऐसा सोचते थे कि ये लड़की के रूप में पैदा हुई है, मगर इनके साथ साथ यानी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर लोग बोलचाल में उसको प्रॉब्लम कह सकते हैं, ये सर ट्रांसजेंडर है। उनको हमेशा जो है अपने साथ वो उनके पास ऐसा कोई अपने साथ ऐसा कोई प्रतीक नहीं रखती थी कि उनको जो है कहा जाए कि वो जो है फीमेल है। उनका नाम फीमेल का था, नाम भी हम नहीं बोलेंगे क्या नाम था, ठीक है, बोलना उचित नहीं है। अभी हम करीब 6 महीने पहले उनसे मिले भी थे। वो पूरी तरीके से कभी हमने उनको जो है कभी लड़कियों की किसी ड्रेस में नहीं देखा, लड़कियों से जुड़ा कोई भी जो है कुछ पहन ले या कुछ बिंदी लगा ले, कुछ नहीं। लेकिन लड़की के रूप में वो जाने जाते थे और उनको जो है जो उनसे छोटे थे उनको दीदी करके संबोधित करते थे, मैम कह के जाने जाती थी वो। लेकिन मुझे हमेशा लगता था
उनके बारे में कि जो है इनके साथ जो है इस प्रकार की कोई चीज है कि जो है ये फीमेल है, पैदा हुई फीमेल के रूप में, मगर वो ट्रांसजेंडर, ये मेरी अपनी सोच है, वो ट्रांसजेंडर थी। वो अपने को कभी इमोशनली जो है वो अपने को कभी जो है लेडी नहीं समझती थी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, और बाद कई बार होता है कि उन्होंने अपना जो है सेक्स चेंज करा लिया। पेपर इस तरह की बातें आती कि कल तक वो लड़की था, अब वो लड़का बन गया, वो लड़का था लड़की बन गया। वो कौन है? ये वो लोग जो ट्रांसजेंडर हैं। जब पैदा हुए कोई नहीं जानता, क्योंकि भाई पैदा हुए तो पैदा होने पर उनका पूरा शरीर जो लड़कों का है, लेकिन जब थोड़ा सा बड़े हुए समझदार हुए तो वो अपने को इमोशनली क्या महसूस कर रहे हैं लड़की। तो अगर वो अपने को बदलवाना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस होता है। उनको एक साइकाट्रिस्ट के द्वारा किसी कंप्यूटर अथॉरिटी द्वारा कोई सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप अपने को चेंज करवा लीजिए। फिर उनका जो है हार्मोनल थेरेपी की जाएगी, उनकी सर्जरी की जाएगी, और उनको उस प्रकार से जो बनना चाहते हैं बना दिया जाता है। वो ट्रांसजेंडर है। तो क्या ट्रांसजेंडर का उनके साथ समाज में भेदभाव किया जाए? बिल्कुल नहीं किया जाए। ये सब तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बहुत नॉर्मल है। लेकिन हाँ, माइनॉरिटी में ये है, माइनॉरिटी में होने का जो है समाज इनको बड़ा उससे देखता है। वो कौन सा आर्टिकल था? 370 नहीं, एलजीबीटी का 377 से, हाँ 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 300, हाँ 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 370 से, हाँ 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 हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल 21 के तहत जो है उनको पूरा अधिकार दिया, उनको जीने का अधिकार है भाई। वो भाई ये मेल जो है फीमेल के साथ नहीं रह सकती। मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था कि एक आदमी की शादी हुई, आदमी माने एक लड़के की शादी हुई, और जो उसकी वाइफ आई तो उसने पहले दिन बता दिया कि हम जो है लेस्बियन हैं। और निश्चित रूप से ऐसे विवाह सक्सेसफुल नहीं रहते, और बाद में जो है वो विवाह टूट गया। क्योंकि वो, या हम एक बार हम सत्यमेव जयते देख रहे थे। सत्यमेव जयते एक कार्यक्रम आता था, ट्रांसजेंडर की दिखाई होगी, सबकी दिखाई होगी। हाँ हाँ, अच्छा, हमने जो सीरियल देखा था सत्यमेव जयते का, उसमें एक जो है लड़की से मिलवाया गया था। उसने बताया था कि देखिए कि मैं कॉलेज के समय जो है सभी लड़के लड़के से सबके साथ हमारी फ्रेंडशिप थी, और बहुत सहज से सब दोस्ती खूब अच्छी थी। एक लड़के से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, अच्छी ट्यूनिंग थी, अच्छा सब जो है विचार मिलते थे। अब समय आया शादी का, तो शादी तो करनी थी। उस लड़के ने मेरे सामने प्रपोज किया कि शादी के लिए, हमने जो है एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि शादी तो कहीं करनी है। एक होता है ना कि एक परंपरा में हम जी रहे होते हैं, उस परंपरा में हमको आगे बढ़ना है, तो शादी हो गई। मगर उस लड़की ने बताया कि शादी के बाद जो है मैं अपने पति के साथ बहुत ही अनइजी फील कर रही थी। हम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे उनके साथ, और बहुत खराब लग रहा था, मैं बहुत खराब लग रहा था। तो फिर उसने अपने पति से बात करी कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। दोस्त तक तो हम लोग सही थे जब तक दोस्त बनकर रह रहे थे, अब पत्नी बन के जो है हम तुम्हारे साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो उसने बताया कि हम इस तरीके से नहीं। तो फिर जो है पति काफी सुलझा हुआ था, समझदार था। पति ने कहा ठीक है, तुम तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम तुमको डिवोर्स दे रहे हैं। और जो है अपने माता पिता को पति ने समझाया कि ये जो है सब कुछ नॉर्मल है, मगर ये मेरे साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये जो है वो उस हेटेरोसेक्सुअल नहीं है, ये होमोसेक्सुअल है। फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। फिर वो उसने अपने किसी लड़की को अपना पसंद कर लिया हुआ। कि मैं ये बता रहा हूं कि फिर बहुत सहज रूप से इन लोग जो रहना चाहते हैं, सिर्फ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। एक दिन मैं पेपर में केस पढ़ रहा था कि दो लड़कियां थी, दोनों में बीच जिस प्रकार की इमोशनल रिलेशनशिप थी, उसमें से एक लड़की की जो है शादी तय हो गई। दोनों लड़कों ने प्लानिंग करके मंगेतर को बुलाया, आओ मेरे पास। जब मंगेतर आया, दोनों उस पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया। क्योंकि यही है जो हमारे रस्तों में दरार पैदा कर रहा है, यही हमारे रस्तों के बीच आ रहा है। उस पर जानलेवा हमला हो गया, भागा वो। पेपर में नहीं पढ़ा था, वैसे एक आध नहीं, एक दो केस हमने और पढ़े हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, उसको आप इस प्रकार से लीजिए कि फीमेल है, इनमें सेक्सुअल और इमोशनल अट्रैक्शन बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि एक प्रेमी और प्रेमिका में होता है, मेल फीमेल के बीच में। और आपस में लोग शादी करना चाहते हैं, सारे जीवन साथ रहना चाहते हैं, सारे जीवन साथ रहना चाहते हैं। हमारे यहां पर जो है इनको शादी करने की अनुमति नहीं है, मगर अब इनको साथ रहने की अनुमति दे दी गई है। इनको साथ में जो है रहकर आप अपने रिलेशन को बना सकते हो। इसको जो है अननेचुरल माना जाएगा। जो हमारा भारतीय दंड संहिता जो आज से 160 साल पुरानी है, उसमें एक अनुच्छेद है, सॉरी एक सेक्शन है, एक धारा है, धारा
सेक्शन 377 इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर मेल मेल आपस में कोई इस प्रकार के सेक्सुअल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं तो यह अपराध होगा, यह अननेचुरल ऑफेंस है। इस अपराध के लिए जो है शायद 5 साल की, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, 10 साल की है, 10 साल की सजा है, शायद 6 महीने की जेल है, इस प्रकार से सजा और जेल है। या अगर जो है फीमेल फीमेल इस प्रकार से पाए जाते हैं तो उनके साथ भी उनके लिए सजा है। कई देशों में इसमें सजा है कि उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। कई देशों में यह व्यवस्था है कि अगर वहां मेल मेल के बीच इस प्रकार की कोई रिलेशनशिप पाई जाती है वहां मृत्युदंड दिया जाता है। फीमेल फीमेल के बीच कोई रिलेशनशिप पाई जाती है उनको मृत्युदंड दिया जाता है। कई देशों में मृत्युदंड नहीं दिया जाता मगर उनको सजा दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इनके बीच के रिश्तों को लीगल माना जाता है, किसी प्रकार से अनुचित नहीं माना जाता, उनको रहने दिया जाता है। कुछ देश इसके भी आगे हैं, इन दोनों को शादी करने की अनुमति दी जाती है, होमोसेक्सुअल शादी कर सकते हैं। अब भारत में क्या है, भारत में अनुच्छेद 21 के तहत जो है इनको साथ रहने की पूरी आजादी है। न सिर्फ साथ रहने की आजादी, खुल के अपनी आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज कीजिए। आप बताइए कि हम होमोसेक्सुअल हैं, आप बताइए हम गे हैं, हम बताइए हम लेस्बियन हैं। एक स्वाति सचदेवा नाम है, इसमें काफी पॉपुलर हुआ है स्वाति सचदेवा का। वो बताती कि हम लेस्बियन हैं और स्टैंड अप कॉमेडी में वो पार्टिसिपेट करती है। स्टैंड अप कॉमेडी से हमारे जो है ये राजू श्रीवास्तव थे। ठीक इसी प्रकार से एक स्वाति सचदेवा है, हाँ उसमें आप उसको देखिएगा, हाँ देखिएगा उसको आप। तो वो क्या, ये क्या है, ये आया कॉन्फिडेंस है। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है ये इन उस वर्ग में आया कॉन्फिडेंस है। अब ये अब खुल के अपनी पहचान को उजागर करने लगे हैं। इसके पहले भी थे, अनादिकाल से थे, बहुत पहले से थे। तो एलजीबीटी, तो अनुच्छेद सेक्शन 377 का वो पोर्शन जो है ये एलजीबीटी को जो है अगर इनको जो है बताता था ये अननेचुरल है, उसके लिए उनको शिकायत हो गई, जान लिया तो सजा देंगे ना ये चीजें, तो अब इसको लीगलाइज कर दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। तो हम ये बता रहे हैं पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ के तहत आज हम इसका इतना व्यापक इंटरप्रिटेशन किया जा चुका है। एक समय इसका बस अर्थ इतना था कि आप जिंदा हैं, आप जो है कैद में नहीं हैं, बस ये अर्थ लगाया जाता था। आज कैद छोड़िए, आज हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर हम आ जा रहे हैं आप मुझे फॉलो नहीं करोगे मेरी मर्जी के बगैर, आप मुझे सर्विलांस नहीं रखोगे कि हम कहां आते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं। अगर आप करते हो तो ये जो मेरी पर्सनल लिबर्टी है उसका वायलेशन है। और हमको मेरी प्राइवेसी, आज पर्सनल लिबर्टी यहां तक आगे बढ़ गई, प्राइवेसी का अधिकार। मैं अपने अंतरंग जीवन क्या कर रहा हूं किसी को हक नहीं बनता कि आप जाने, तब पर्सनल लिबर्टी का जो है हमारा अधिकार, स्वतंत्रता पूरी होगी, नहीं तो पूरी नहीं होगी। इसी प्रकार से जीवन का अधिकार तभी पूरा होगा जब पूरी गर्मा के साथ जिएंगे। सिर्फ जीवन करते हैं कि जिए चले जा रहे हैं, पशु की तरह जीवन जिए चले जा रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ, पूरी गर्मा के साथ, पूरे स्वास्थ्य के साथ, भोजन के साथ, आश्रय के साथ, शिक्षा के साथ, स्वच्छ वातावरण के साथ, पेयजल के साथ, तमाम चीजें हैं। लेकिन क्या जीने के अधिकार में, जैसे हमने कहा कि बोलने का अधिकार, तो अनुच्छेद 19 कहता है बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी है। हम नहीं बोलते, हम चुप रहेंगे। राष्ट्रगान हो रहा है, हम चुपचाप खड़े हुए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर दिया नहीं है कि हम आपसे बुलवा के ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रगान होता है और कुछ लोग अगर उनको लगता है कि मेरी धार्मिक भावना के अनुरूप नहीं है, पूरे सम्मान के साथ वो नहीं बोलते, खड़े हैं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां यह भी है। प्रश्न उठा कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? यह प्रश्न उठा। तो पहले तो हुआ कि हाँ अधिकार शामिल है मरने का, और अगर मरने का अधिकार शामिल है तो फिर अनुच्छेद सेक्शन 309 आईपीसी का एक सेक्शन है 309 सुसाइड का, इसमें इसको अपराध माना गया है। तो अगर जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है तो यह सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। लेकिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आपको इस बात का अधिकार नहीं कि आप जाए गंगा बराज से छलांग लगा के कूद के मर जाए। ठीक, मर गए तब तो कोई बात नहीं, और बच गए
तो फिर अभी आप सेक्शन 309 के तहत भारतीय दंड संहिता के साथ आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। हाँ, जीने के अधिकार में पूरी गर्मापूर्ण तरीके से ससम्मान मरने का अधिकार शामिल है। ये क्या कह दिया हमने? इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, इसका ये मतलब है कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का जीना संभव नहीं हो पाता है। एक केस था अरुणा शानबाग, नाम सुना? अरुणा शानबाग का केस, नहीं राजस्थान का नहीं है ये केस, करीब जब 45 साल पुराना है। अरुणा शानबाग बॉम्बे के एक अस्पताल में नर्स थी, ठीक, और उन पर रेप अटेम्प्ट हुआ था। वहां का जो बॉय था, जब नाइट ड्यूटी थी शायद, तो उसने इससे रेप करने की कोशिश की, उसमें वो असफल हुआ। तो जो जो जंजीर होती है जो कुत्तों को बांधने वाली, उस जंजीर से उसने खुन्नस में गुस्सा में जो है अरुणा शानबाग का गला कस दिया। इसमें हुआ यह कि अरुणा शानबाग जो है मरी तो नहीं, मगर कोई ऐसे नस दब गई कि वो कोमा में चली गई। अब ना वो जिंदा में है और ना मरे में है। तो फिर जो है वो कोमा में चली गई। तो धीरे धीरे जो है अब कोमा में वो कई साल रही, मर रही नहीं है। और अक्सर ही होता है, अगर मान लीजिए आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आप मर नहीं रहे हैं और स्वस्थ भी नहीं है, तो धीरे धीरे आपके परिवार वाले आपसे दूर हो जाते हैं। और फिर परिवार वाले होता कौन है? मेन होते माता पिता। आप मान लीजिए जो है 20-30 साल जो है आप कोमा में है, तो आपके माता पिता भी तो मर जाएंगे, और आने वाली नई पीढ़ी का आपसे लगाव थोड़ी होगा। भाई हमसे लगाव किसका है? हमसे लगाव मेरे माता पिता का है, ठीक। और अगर हम बीमार पड़ गया कि हम बीमार, जब तक माता पिता जिंदा है वो बीच में आते रहेंगे जाते रहेंगे, और कुछ दिन बाद वो भी मर जाएंगे। अब क्योंकि हम कोमा में, तो हमारे किसी हमारे अपनी कोई पर्सनल रिश्तेदारी होगी नहीं, कि हमारी कोई बीवी है, कि हमारे कोई बच्चे हैं, ठीक। जो बहन है या भाई है वो अपने घर परिवार में इतना लिप्त हो जाते हैं, और फिर उस जो अर्ध मरा है उसके पास क्या जो जाके खड़े हों। तो ये स्थिति हो गई थी कि अरुणा शानबाग से अब कोई उनका परिवार का मिलने वाला भी नहीं आता था। उनका परिवार वो हॉस्पिटल का स्टाफ ही रहा, वहां की नर्सें बस उनकी केयर करती थी। अब उनके परिवार के सदस्य वो उनको सब जिलाए हुए थे। जिंदा कैसे थी? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के द्वारा। कोमा पड़ा व्यक्ति कैसे जिंदा रहेगा? तो काफी समय बीतता जा रहा था, तो बाद में इसके लिए यह मांग की गई कि इनको मार दिया जाए। तो मारने के लिए जो है इसके लिए अदालत का निर्णय चाहिए होता है। कि मामला अदालत में पहुंचा था, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। एक पिंकी बिरानी जो है वो थी पत्रकार, उन्होंने इनके लिए लड़ाई लड़ी थी। उसमें होता ही है कि आप कौन हो, आप कौन होते हो इनकी तरफ से करने वाले? इनके परिवार का कोई व्यक्ति होगा जो इनके मरने की बात करेगा, इनको मारा जाए। इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। वो व्यक्ति खुद बोल नहीं सकता, कोमा में है, जिंदा तो है, वो मरा तो है नहीं, लेकिन वो तकलीफ स्थिति में है। और करीब जो है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल कोमा में ही हो। आप इसको आखिर इस प्रकार कब तक आप जिलाना चाहते हो? इस तरीके से ये कोई जीना है? इस प्रकार से राइट टू लाइफ में ये लाइफ तो नहीं है। इससे चैन को ससम्मान मरने दिया जाए। ये आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या अलग चीज होती है। यहां पर ये एक ऐसी चीज है जहां पर इनका अपना कोई जोड़ नहीं है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अब क्या किया जाए? तो उस पर बड़े मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। इसको कहते हैं यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु। कि ऐसी खास परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट जो है कहता है ठीक है, जो है उस व्यक्ति को मरने दिया जाए। भारत में जो है इसके यूथेनेसिया के 2 टाइप हैं। एक होता है पैसिव यूथेनेसिया, माने निष्क्रिय यूथेनेसिया। एक है एक्टिव यूथेनेसिया, सक्रिय यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का अर्थ है इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु, तो उसको मरने दिया जाए। भारत में जो है पैसिव यूथेनेसिया जो है वैलिड कर दिया गया है कि ऐसी खास परिस्थिति में हम व्यक्ति को, जो हमने लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के द्वारा उसको जिला के रखा है, उस सिस्टम हम हटा देंगे। हम मारेंगे नहीं, लेकिन वो सिस्टम हटा देंगे, वो अपना मर जाएगा। कुछ देशों में एक्टिव यूथेनेसिया है। एक्टिव यूथेनेसिया हम क्या करते हैं कि हम उसको जहर का इंजेक्शन देकर मारते हैं, ठीक। तो हमने कहा हम मारेंगे नहीं, मगर इस प्रकार से जीने का कोई मतलब भी नहीं है। तो जो उसको जो लाइफ जीवन रक्षक जो उपकरण के सारे जिसको सिस्टम में उसको जो रखा गया था, वो सिस्टम हम हटा देंगे। इस प्रकार से करीब 42 साल के बाद अरुणा शानबाग को मृत्यु मिली, कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही आता है। हम आपको जो है आत्महत्या करने का अधिकार नहीं देते,
जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, मगर जीने के अधिकार में इस प्रकार से जीने का अधिकार भी नहीं है। अगर जीने का अधिकार दिया गया है तो उसको फिर यहां पर बेहतर उसको गर्मापूर्ण तरीके से ससम्मान मरने दिया जाए, इस प्रकार से नहीं जलाना है। तो इसको कहते हैं यूथेनेसिया। एक होता सुसाइड, एक होता यूथेनेसिया। सुसाइड में जो है व्यक्ति खुद मरता है, मरना चाहता है। यूथेनेसिया में वो इतना मजबूर होता है कि वो अपने को मार भी नहीं सकता, जिंदा रख नहीं सकता, और वो इतना अच्छा है, कोमा में पड़ा हुआ है, अपने को मार भी नहीं सकता। यहां पर भी कोई इसको मारेगा आके तो कानूनी तरीके से सम्मान जो है उसको सिस्टम हटा दिया गया और फिर वो मर गए अवसान बाद इस प्रकार से। तो आज जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इतना व्यापक हो चुका है। ठीक, आज अधिकार है, एक स्त्री निर्णय कर सकती है, आपको अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इस प्रकार के जीवन का कोई मायने नहीं। आप कोई पशु थोड़ी हो कि आपको ले जाकर किसी भी खूंटे में बांध दिया गया, आप चलो यहां जियो, ऐसा था नहीं। आप मनुष्य हो, मानव गरिमा के साथ आपको जीना है, उस प्रकार आपको अपने मनपसंद साथी के साथ जीने का अधिकार है। इसके लिए जो है आपको मनपसंद साथी को चुनने का अधिकार है, मनपसंद साथी के साथ विवाह करने का अधिकार है। आज इसके अंदर ये भी आ गया, क्योंकि तभी जीवन है। आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांध दिया जाए और जीवन भर उसके साथ रखा जाए, ये जीने के अधिकार का वायलेशन है। यह आपकी व्यक्ति स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, उसका भी उल्लंघन है। ठीक, तो जीवन जीने के अधिकार में यह भी है। एक स्त्री को इस बात का अधिकार है कि वो यदि चाहे तो बच्चे को जन्म दे, वो चाहे तो अभी बच्चे को जन्म न दे, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। अब जब हम कहें कि बच्चे को जन्म न दे, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको एबॉर्शन का अधिकार दिया गया, ऐसा नहीं है। उसको गर्भपात का अधिकार नहीं, गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा रही है। माने वो सावधानी बरते, सुरक्षा बरते और ये निर्णय करे कि मुझे अभी बच्चा पैदा नहीं करना है। ये चीज है। अगर उस पर आप उसकी इच्छा के विरुद्ध दबाव डाला कि आपको बच्चा पैदा करना है, तो ये क्या है? ये जो है अनुच्छेद 21 का जो है वायलेशन है। ठीक, जीवन जीने के अधिकार में एक स्त्री को अधिकार है वो निर्णय करे कि उसको कब बच्चा पैदा करना है, कब बच्चा पैदा नहीं करना है। एक स्त्री को अधिकार है कि वो अपने मनपसंद साथी के साथ विवाह करे। स्त्री को इस बात की भी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि कार्यस्थल में उसका जो है यौन उत्पीड़न ना किया जाए। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, राइट ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। क्योंकि आपको जीवन जीने के अधिकार में आप गर्मापूर्ण जीवन कब जिएंगे? जब आप नौकरी करेंगे, नौकरी का अधिकार है। दूसरा, स्त्री की गर्मा क्या है? स्त्री की गर्मा यह है कि आप अगर उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, आप उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हो, आप उसकी गर्मा पे चोट कर रहे हो। और जीवन जीने का अधिकार क्या है? गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है ना, सिर्फ जीवन नहीं जीना है। तो जीवन जीने के अधिकार में जो है इस बात का भी अधिकार है कि स्त्री के साथ लैंगिक उत्पीड़न न किया जाए, स्त्री के साथ पूरी शालीनता के साथ सम्मान पेश हुआ जाए। ये जो है जीवन जीने के अधिकार में स्त्रियों को दिया गया है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट जो अधिकार है, ये आपको अनुच्छेद 19 में भी मिला हुआ है। अनुच्छेद 19 का एक क्लॉज है, अनुच्छेद, इसको मिटा दें क्या? देखिए, हमने आपको बताया था अनुच्छेद 19 में जो है, अनुच्छेद 19 का एक सब क्लॉज है जी। जी में क्या बताया था हमने? कोई भी काम करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, कारोबार करने का अधिकार, पेशा करने का अधिकार। ठीक, अब अगर स्त्री अपने पेशा में एक वर्क प्लेस में जा रही है, उसको लगता है कि यहाँ पर जो माहौल यहाँ का अच्छा नहीं है, असुरक्षित है, क्या वहां जाएगी? नहीं जाएगी। इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप उससे जो है इस अधिकार को छीन रहे हो। कोई भी पेशा करने का अधिकार, काम करने का अधिकार। ठीक, तो अनुच्छेद 19(1)(g) में भी जो है ये अधिकार है कि स्त्रियों के साथ जो है उनका जो है कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध उनको जो प्रोटेक्शन का अधिकार दिया गया है, वो अनुच्छेद 19(1)(g) में भी कवर हो रहा है, और वो आपके आर्टिकल 21 में भी कवर हो रहा है। ये जो आर्टिकल्स हैं, मूल अधिकार के जो आर्टिकल्स हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और खास तौर से देयर इज यूनिक रिलेशन बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनुच्छेद 21 जो है मूल अधिकार का जो है, मूल अधिकार का हार्ट है।
जो फंडामेंटल राइट्स का भाग 3 का जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का जो आत्मा है, उस चैप्टर का जो दिल है, वो अनुच्छेद 21 है। ये सुप्रीम कोर्ट का विचार है। ये अनुच्छेद आर्टिकल 21 इज द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मूल अधिकार का हार्ट, दिल है, हृदय है अनुच्छेद 21। तो देखिए इन दोनों बातें इसी प्रकार से राइट टू नो, जानने का अधिकार, जानने का अधिकार आपका जो उसमें भी आता है अनुच्छेद 19 में, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानने का अधिकार। क्योंकि जब आप जानोगे तभी तो आप सही चीजों को अभिव्यक्त कर पाओगे। आप चीजों को जानोगे नहीं तो आप अनर्गल बातें अभिव्यक्त करोगे। और अनुच्छेद 21 में भी आता है जानने का अधिकार। ठीक, तो आज जो है मेनका गांधी केस के बाद, 1978 में मेनका गांधी केस के बाद आज जो है हर वो चीज जो आपके जीवन को सार्थक बनाता है, जो आपके जीवन को गरिमापूर्ण बनाता है, जो आपके जीवन को जो है मीनिंगफुल बनाता है, ऐसी हर चीज मिलकर जो है अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार को गठित करते हैं। सिर्फ जीने का अधिकार का एक एनिमल सर्वाइवल या एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक, तो अब आप लिख लीजिए कि जो है अनुच्छेद 21 में जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता में क्या क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को शामिल किया है। निम्नलिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को शामिल किया है। नंबर 1, विदेश यात्रा का अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। विदेश यात्रा का अधिकार, देखिए अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी आपको बताता है कि व्यक्ति भारत को, सिर्फ भारत के नागरिकों को है, भारत के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक जगह निर्बाध रूप से फ्रीली आने जाने का अधिकार है। कहां पर? देश के अंदर। जब इंटरनल मूवमेंट की बात आती है तो अनुच्छेद 19 बात हुआ है, और ये सब नागरिकों को है। और ये जो है आर्टिकल किस सभी को है, नागरिक हो या कोई भी हो। और यहाँ पर जो है देश की स्वतंत्रता इतनी व्यापक है कि ना सिर्फ देश के अंदर, आप अपनी देह को देश के बाहर भी ले जा सकते हो। आप बाहर जाना चाहते हो और आपका पासपोर्ट जो है सरकार जब्त कर रही है, आपको बाहर नहीं जाने दे रही है, आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दी गई देश की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन कर रही है। यह तो कोई वैध कारण हो, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। और जब कहते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, तो सिर्फ स्टेब्लिश बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। आपके पास न्याय संगत कारण होने चाहिए। ये नहीं कि कानून में लिखा है कि इन परिस्थितियों में देश में बाहर नहीं जाने देंगे, हम आपको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वो परिस्थितियां न्याय संगत होनी चाहिए। कानून में लिखा है इन परिस्थितियों में आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, अचानक ये तो सिर्फ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, अचानक सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये परिस्थितियां भी जो है उचित हैं। अगर उचित नहीं है तो ये फिट नहीं चलेगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जो है इसको रद्द कर दिया जाएगा। जब आपको पर्सनल लिबर्टी दी गई है, तो वो पर्सनल लिबर्टी में न सिर्फ देश के अंदर, देश के बाहर भी आपको जाने का पूरा अधिकार है। ठीक, तो जो हम कहते हैं कि
पर्सनल लिबर्टी, इसका शाब्दिक अर्थ तो बस इतना है कि हमने आपको अगर कमरे में कैद कर दिया है, जेल में बंद कर दिया है, घर में कैद कर दिया है, तो हमने आपको आपकी पर्सनल लिबर्टी से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया है। मगर व्यापक अर्थ यह है कि आपको न सिर्फ घर के अंदर बल्कि आपको देश के अंदर हर जगह आने जाने की स्वतंत्रता है। यह है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी यह है न सिर्फ देश के अंदर, जरूरत पड़ने पर आपको देश के बाहर भी जाने की स्वतंत्रता है। यह है पर्सनल लिबर्टी, यह है देश की स्वतंत्रता। तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 91D ये क्या कह रहा है? ये आंतरिक संचार की बात कर रहा है। आंतरिक आंतरिक संचरण, इंटरनल मूवमेंट की बात कर रहा है। और ये क्या कह रहा है? ये आंतरिक तो आंतरिक रहा, आप बाहर तक जाओगे तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड जो है आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक, अगला लिखिए। स्वच्छ स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट। स्वच्छ स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जिसके अंतर्गत स्वच्छ पेयजल, जिसके अंतर्गत स्वच्छ पेयजल, प्रदूषण रहित हवा, स्वच्छ पेयजल, प्रदूषण रहित हवा, और प्रदूषण मुक्त, और जो है ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति, और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति। ठीक, परीक्षा में क्या होता है? परीक्षा पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल नहीं है, ऐसे पूछा जाता है। तो अगर आपको पता है ये सब चीजें अनुच्छेद 21 पे कवर हो रही हैं, आराम से आप आंसर सॉल्व कर लोगे। डिसेंट एनवायरमेंट, डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर एंड नॉइज। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। उसमें ब्रैकेट में लिखिए जो निजता का अधिकार है ये किस केस में हुआ है। केस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 जजों की बेंच ने मिलकर कहा कि था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ रहा है। दूसरी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया है, वो केस था KS पुट्टास्वामी केस। सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, ब्रैकेट में लिखिए KS पुट्टास्वामी, KS पुट्टास्वामी केस। ठीक, छह से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द बॉयज बिटवीन 6 to 14 years of age। बॉयज का अर्थ होता है सभी को, जिसे कहते हैं मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, मनुष्य नश्वर है। तो इसका अर्थ थोड़ी हो गया कि स्त्रियां जो है अमर हैं। मैन रिप्रेजेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक, ये इसका ये केस है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश।
ये केस है उन्नीकृषण, उन्नीकृषण, उन्नीकृषण बनाम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये केस जो है 1993 का है। उस समय जो है ये बात कही गई थी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का था कि शिक्षा का अधिकार, जो प्रारंभिक शिक्षा है, ये बालकों का जो है मौलिक अधिकार है। ठीक। मनपसंद जीवन साथी को चुनने का अधिकार, मनपसंद जीवन साथी को चुनने का अधिकार। नेक्स्ट है समलैंगिकता का अधिकार, सम होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता का अधिकार। ये पूरे भी कानून सुनाए अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। नेक्स्ट लिखिए, विवाहेतर संबंध, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, विवाहेतर संबंध अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वैध हैं। विवाहेतर संबंध ना सुना, जिसको बहुत बोलचाल में कहा जाता है अवैध संबंध। विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ना सुना ना, बहुत बोलचाल कहते हैं अवैध संबंध, उसे तकनीकी भाषा में कहते हैं विवाहेतर संबंध। विवाहेतर संबंध अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वैध हैं, ऐसे लिख लीजिए। विवाहेतर संबंध अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वैध हैं। राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, निष्पक्ष और त्वरित त्वरित सुनवाई का अधिकार। होता नहीं कि जो है अदालतों में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती है, मगर फैसला नहीं मिलता, डिसीजन नहीं होता। तो ये भी मूल अधिकार का उल्लंघन है। आप निष्पक्ष होकर और जल्दी जल्दी जो है सुनवाई कीजिए और केस को अंजाम तक पहुंचाइए। तो राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, निष्पक्ष और त्वरित, माने स्पीडी, निष्पक्ष है। अब उल्लंघन तो जीने का अधिकार है, लेकिन लोगों को मार डालते हैं, कैद कर लेते हैं ना, तो उल्लंघन तो होता ही है। देखिए जहां पर निष्पक्ष और त्वरित, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार। अच्छा, एक चीज और होती है कि जेल में जो है किसी कैदी को तन्हाई में डाल दिया जाता है। तन्हाई का अर्थ होता है अकेले रखा जाता है उसे। तो कहा गया यह भी जो है अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। तन्हाई के विरुद्ध अधिकार, जेल में तन्हाई के विरुद्ध अधिकार, तन्हाई कारावास के विरुद्ध अधिकार, तन्हाई कारावास के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, देखिए एक आम व्यक्ति जो लोगों के बीच में उठता बैठता बातचीत करता है, उसको आप अकेले में रख दीजिए, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। उसके आसपास कोई नहीं है, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा अकेले कमरे में है, उसके आसपास कोई है ही नहीं बात करने के लिए। ये भी उसके लिए बहुत मेंटल टॉर्चर उसको हो जाता है। या तो वो कुछ उस टाइप का हो, दार्शनिक टाइप का, तब तो उसको एकांत ही पसंद होगा, साधु प्रकार का है, उसको एकांत पसंद होगा, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति अगर उसको आप एकांत में कर दें, बस कोई आपके आस पास नहीं रहेगा, आपको अकेले रहना है, तो वो एकदम मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा। कितना सोएगा? तो तन्हाई के विरुद्ध अधिकार,
solitary confinement, right against delayed execution, right against delayed execution, विलंबित मृत्युदंड के विरुद्ध अधिकार, विलंबित मृत्युदंड के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, विलंबित मृत्यु दंड के विरुद्ध अधिकार। जिस DELAYED डिलेड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन होता है फांसी में लटकाना। विलंबित होता है, एक अफजल गुरु थे, संसद पे हमला के दोषी थे, वो मास्टरमाइंड थे, कश्मीरी थे, तो उनको जो है उन पर दोष सिद्ध हो गया था और जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी थी। तो सरकार थी कांग्रेस की या हमारे मनमोहन सिंह की, तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, तो उसने अपनी दया याचिका जो है राष्ट्रपति के पास भेजी थी। अब राष्ट्रपति जब डिसीजन देंगे कि दया स्वीकार की जाती है या नहीं स्वीकार की जाती है, उस हिसाब से आगे कार्रवाई होनी थी। अब राष्ट्रपति उसमें कुछ कर ही नहीं रहे थे। राष्ट्रपति कैसे करते? राष्ट्रपति तो कैबिनेट के परामर्श पर ही कुछ करते हैं। और सरकार थी कांग्रेस की, और कांग्रेस को लगता था कि अगर हमने उसको फांसी पर लटकवा दिया तो मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ेगा, हमको मुस्लिम वोट बैंक की चाहिए। तो जो है उसकी फांसी की सजा जो है डिले हो रही थी। राष्ट्रपति कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे थे, वो बहुत परेशान था, वो इतना झंझला गया था, बोला था कि अभी आप कर नहीं रहे हो, अब अगली सरकार जो है बीजेपी की आने वाली है, आ जाएगी। ये था कि अब 10 साल हो गए थे कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार को, और 10 साल के बाद देखिए मोदी सरकार आ गई। तो ये था कि अब अगली सरकार बीजेपी की आ जाएगी और वो मुझे टांग देगी। तो डिसीजन करो, अभी अपने सामने डिसीजन करो, या तो हमें टांगो और या फिर छोड़ो, मैं कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, जिसको कहते हैं डिलेड एग्जीक्यूशन। ये बड़ा खतरनाक होता है कि हमको मृत्युदंड दे दिया गया, तलवार लटक रही है, पता नहीं कब गिरेगी मेरे ऊपर, चीजें सस्पेंशन में रखी गई हैं। इसमें आदमी बहुत मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, और बाद में क्या मानसिक, हाँ मानसिक यातना का मेंटल टॉर्चर है ये। बाद में क्या हुआ कि 10 साल के अंत आते आते जो है कांग्रेस सरकार की हालत बड़ी खराब हो गई, अन्ना आंदोलन शुरू हो गया, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगने लगे, और यह हुआ कि अगली सरकार शायद इसकी ना बन पाए, कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार ना बन पाए। तो फिर कुछ कांग्रेस जनरल ने कुछ फैसले किए। पहले तो जो है सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न दिया, सचिन जनता का हीरो है, इसको भारत रत्न देंगे, जनता का हमारे प्रति भी कुछ लगाव बढ़ेगा, हमारे प्रति जो आक्रोश गुस्सा शांत होगी। फिर दूसरा डिसीजन किया गया, वो जो अफजल ग्रुप पड़ा हुआ है उसको टांग दो। तो बहुत सारे लोग इस बात से कांग्रेस से नाराज थे, जो कट्टरवादी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, कि वोट बैंक राजनीति कर रहे हो, मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हो। तो अफजल गुरु को भी तब टांगा गया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि अनुच्छेद 21 का वायलेशन होता है कि डिलेड एग्जीक्यूशन। अगर फांसी की सजा हो गई है तो उसको आप तुरंत निपटाइए। आप उसको रोज तिल तिल करके क्यों मार रहे हो? ये ज्यादा खतरनाक है। आतंकवादियों के भी अपने अधिकार होते हैं, सभ्य समाज में हर व्यक्ति के अधिकार होते हैं, आतंकवादियों के भी अधिकार हैं। एक कैदी, एक अपराधी जो जेल में सजा भुगत रहा है, उसके भी अधिकार हैं। आपको जेल में डाला गया है, तन्हाई के विरुद्ध अधिकार होगा आपको जेल में डाला गया है। पब्लिक राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, सार्वजनिक रूप से लटकाने के विरुद्ध अधिकार है। आपको फांसी दी जाएगी, सार्वजनिक रूप से नहीं दी जाएगी, ये गलत है। आपको फांसी घर में ही फांसी दी जाएगी, नहीं कि इस खंबे में, चौराहे में, चेकपोस्ट से लटका दिया जाए। ये एक असभ्य और बर्बर तरीका माना जाता है। सभ्य समाज में जो है हर चीज सभ्यता के साथ की जाएगी, मृत्युदंड भी पूरे सम्मान सभ्यता के साथ दिया जाएगा। तो राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ये तो नहीं पता क्यों दी जाती, कुछ परंपराएं होंगी, कुछ परंपराएं होंगी।
अरे सर रात में किसी का जाता है ना आप रात में किसी नहीं नहीं नहीं, साबित अर्थ ये है कि आपको, आप उसको सड़क पे जाके जो है टांग रहे हैं, ये सार्वजनिक है। फांसी घर में टांग रहे हैं, ये सार्वजनिक नहीं है। ठीक, सड़क पे आप जो है ना, बहुत जगह ऐसा होता है कि जो है चेक पोस्ट में टांगा जाता है आम जनता के आगे। वो, हाँ हाँ, कार्यस्थल में स्त्रियों को यौन कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्त्रियों को या कार्यस्थल पर स्त्रियों को यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, राइट ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, स्त्री का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, जानने का अधिकार जानने का अधिकार, राइट टू नो। नेक्स्ट है जानने का अधिकार, राइट टू नो। उसके बाद लिखिए आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर। राइट टू नो जानने का अधिकार, राइट टू शेल्टर आश्रय का अधिकार। अरे घर आश्रय का सर आपको कैसे इस मारे मारे घूमोगे दादा, कोई आश्रय नहीं मिल रहा आपको। हाँ तो उनका अधिकार का वायलेशन हो रहा है। अब क्यों हो रहा है वो तो बता, शिक्षा का अधिकार, अब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मारे मारे घूम रहे हैं तो उसके, हाँ तो इसका मतलब जो है उनके पास एक ग्रामपूर्ण जीवन नहीं है, उनके पास ग्रामपूर्ण जीवन है तो उनके आर्टिकल 21 का जो वायलेशन हो रहा है। एक मिनट, हाँ आजीविका, आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार, राइट टू लिवलीहुड। सरकारी अस्पतालों में त्वरित चिकित्सीय इलाज का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में त्वरित चिकित्सीय सहायता का अधिकार। हाँ सरकार, और निजी में तो वो दौड़ दौड़ के सहायता करते ही हैं, निजी में तो करते ही हैं, सरकारी में हेड़ा हवाली होती है। सहायता का अधिकार है, ये इलाज का अधिकार है, चिकित्सीय इलाज का अधिकार है। तो वहीं तो और इलाज कराने कौन जाएगा, घायल होगा, बीमार होगा, कुछ इसी प्रकार का होगा। हाँ नहीं तो उसमें ये गाइडलाइंस है कि ये इस आधार पर उसको चिकित्सा से वंचित नहीं किया जाएगा कि पुलिस केस हो गया, वो केस हो गया, इसलिए और कोई भी ले जाएगा उसको तो उसको भी उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपने देखा है रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, आप बिल्कुल मत डरिए कि पुलिस केस हो जाता है, ये हो जाएगा, हो जाएगा, आप उसको ले जाइए, आपके साथ कोई जो है आपको परेशानी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको परेशान ना किया जाए। कोई घायल हो गया, कोई उसको इस वजह से पहुंचाता नहीं अस्पताल, डरते इतना खौफ है कि पुलिस जो पूछेगी कैसे हो गया, हम ही पर पीछे पड़ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो व्यक्ति उसको पहुंचाने आया अस्पताल, आप उसको परेशान नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे कि ये पहले रिपोर्ट दर्ज कराओ करो, उसको तुरंत इलाज की जरूरत है। अब ये बात तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती है, मगर क्योंकि जब जनता या नागरिक जागरूक नहीं होते हैं तो उनका उत्पीड़न आसान हो जाता है। जो जागरूक नागरिक होता है उसका उत्पीड़न नहीं हो पाता है, उन्हीं को सताया जाता है जिनको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। ठीक, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार।
भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार, शयन, राइट टू स्लीप, शयन का अधिकार, राइट टू स्लीप, शयन का अधिकार, शयन, स्लीप, शयन कक्ष नहीं होता है, शयन का अधिकार। मैं देखो ऐसा था कि बाबा रामदेव ने जो है रामलीला मैदान पे एक बार आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो उनको रात में पकड़ने पुलिस पहुंच गई थी। तो उसमें बाबा रामदेव ने अपने को बचाने के लिए जो है सलवार सूट पहन लिया था। उनके दूसरे खूब फोटो आई थी, बाबा रामदेव जी सलवार सूट पहने हैं और दाढ़ी रखा है। पता तुमको जब जब पहले अन्ना आंदोलन हुआ था, उसका फिर बाबा रामदेव ने कहा हम भी आंदोलन करेंगे। फिर ने अपना जो रामलीला ग्राउंड पर 2011 की बात है, 12 की बात है, 11-12 की, आप लोग किसी को याद है ये बात? नहीं याद है? तो वहां पर इन्होंने तो रात में जो है पुलिस निकल पूरा आंदोलन को तितर बितर करने आई थी कि अगर दिन में कर लो, भी रात में आते हैं उठा ले जाएंगे तुम्हें। तो जो हाँ क्या नहीं, सलवार धोती पहनते हैं, धोती। तो वो केस जो सुप्रीम कोर्ट गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का था अनुच्छेद 21 की, बाबा रामदेव के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि जीवन का अधिकार में जो है आपको सोने का भी अधिकार है। आप उनकी नींद में दखल करने क्यों पहुंच गए? आप और बाबा रामदेव का आप जो है अनुच्छेद 21 का वायलेशन कर रहे हो। तो वहां से कसर निकल के आई कि सोने का अधिकार भी जो है हमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिला हुआ है। ठीक, ये तो कुछ है, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। नहीं सर, ठीक है, ये जरूरी है, हम लोग को दिमाग पता चलेगा कि ना आज ये हुआ कि तो हराम। अभी और लिखाएंगे, बाकी इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये लिस्ट जो है जहां जहां बातें याद आती जाएंगी। इसे जैसे स्त्री को के साथ गर्मापूर्ण व्यवहार का अधिकार, स्त्री को अपने साथ गर्मापूर्ण बर्ताव का अधिकार, स्त्री के साथ आपको गर्मापूर्ण व्यवहार करना है। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विथ डिसेंसी, राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विथ डिसेंसी, स्त्री के साथ, स्त्री को गर्मापूर्ण व्यवहार का अधिकार, आप स्त्रियों के साथ गर्मापूर्ण व्यवहार करना है। हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, एक पिक्चर आई थी कालिया अमिताभ बच्चन की, तो वो जो जेल से भागता है, उसको कहा जाता है उसको सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि दोबारा भागने की हिम्मत ना करे। तो उसके जो है यहाँ पर भी लगा दिया जाता है, पैरों में लगाया जाता है, और पैर सब ऊपर बंधा होता है इस तरीके से, देखा है? हाँ हाँ, नहीं 1993 में जो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का जो केस आया था, हाँ, तो वहां पर जो है ये बच्चों को ही शिक्षा का अधिकार दिया गया था। उसके पहले जो है, उसके भी पहले जो है केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार की बात कही थी। वो बच्चे बूढ़े सभी को लेकर कही थी, मगर कहा था इसकी अपनी सीमाएं हैं, इसके अपने कुछ लिमिट्स हैं, सब्जेक्ट टू लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड की बात कही गई थी। लेकिन बाद में जब 93 केस आया था, उसने कहा था सिर्फ बच्चों के लिए है, सबके लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए है। और फिर बाद में अलग से ही शिक्षा का अधिकार, बाद में तब तक शिक्षा के अधिकार के लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं था। बाद में जो है 2086वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2009 को जो है 2002 में जो है बाकायदे एक आर्टिकल डाल के संविधान के द्वारा दे दिया गया। जैसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार जो है हमको संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है, लेकिन जो है अनुच्छेद 19 में उसको निहित माना गया है।
देखिए एक बार एक प्रश्न आया, ये शायद बिहार में आया, निम्न में से कौन मूल अधिकार है? ठीक, निम्न में से कौन मूल अधिकार है? ए, काम का अधिकार, बी, शिक्षा का अधिकार, सी, सूचना का अधिकार। इसको इस बार ट्राई करिए, कौन सा होगा? हम्म हम्म कौन सा? डी, विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। ये सूचना का अधिकार है, ये काम का अधिकार है, ये शिक्षा का अधिकार है। कौन सा होगा मूल अधिकार? हम्म ये शिक्षा का अधिकार। हम मूल आर्टिकल आर्टिकल 21A, अभी जो अगला आर्टिकल हम आपको पढ़ाएंगे उसमें शिक्षा का अधिकार साफ साफ मूल अधिकार के रूप में दिया गया है। बाकी काम का अधिकार या राइट टू लिवलीहुड ये तो अनुच्छेद 21 में निहित है। ठीक है, ऐसा कोई मूल अधिकार दिया नहीं गया स्पष्ट रूप से। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 21 में जो है ये निहित है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार। लेकिन इस प्रकार का कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं मूल अधिकार में। नहीं, मूल अधिकार माने जाएंगे, लेकिन लेकिन अब इन विकल्पों में संविधान में किस कौन सा दिया गया? संविधान में शिक्षा का अधिकार बकायदे पूरा एक आर्टिकल स्पष्ट दिया गया है। नहीं आई? बताइए किस आर्टिकल में निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जो दिया गया है हमारे संविधान में मूल अधिकार? ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। आप पूरा जिस मूल अधिकार का चैप्टर पढ़ लीजिए, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा जहां पर लिखा हो कि इस आर्टिकल में निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार दिया जाता है, या इस आर्टिकल सूचना का अधिकार किसी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 19 में है, सुप्रीम कोर्ट की यह व्याख्या है। अनुच्छेद 19 में कहीं नहीं लिखा कि आपको सूचना का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 21 में कहीं नहीं लिखा कि आपको सूचना का अधिकार दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की अपना जो है इंटरप्रिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 21 को लेकर व्याख्या की गई है, लेकिन अनुच्छेद 21A में तो साफ साफ संविधान में लिखा हुआ कि आपका मूल अधिकार है या मूल अधिकार बच्चों को दिया जाता है। इस रूप में एकदम स्पष्ट एक मूल अधिकार दे हैं आर्टिकल 21A। इसके अलावा इनके लिए अब काम का अधिकार माने रोजगार का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है, मगर अनुच्छेद 21 के पास यही कहता है जीवन जीने का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 इस बात को कहता है, बाकी तो सब चीजें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन उसकी व्याख्या की है और व्याख्या करके कहा ये भी है इसमें भी है। अभी कल तक जो निजता का अधिकार नहीं था, आज कह दिया निजता का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो है आपका जो है अनुच्छेद 21 में है। लेकिन अनुच्छेद 21 में तो कहीं नहीं कहा गया है कि निजता का अधिकार है। ठीक, लेकिन अनुच्छेद 21A में साफ साफ कहा गया, अनुच्छेद 21A जो है बताता है शिक्षा का अधिकार। हमने जब आपको आर्टिकल लिखाए थे ना, तो हमने लिखा था ना 21A शिक्षा का अधिकार ऐसे करके लिखाया था कि नहीं लिखाया था? ठीक, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? हमेशा जो है विकल्पों को देख के आंसर तय किए जाते हैं। यहां पूछा गया कोई एक मूल अधिकार बताइए कौन सा है जो संविधान में दिया गया है, तो अब आपका इसके अलावा सारे विकल्प फीके पड़ जाते हैं ना। अब ये जो है इसको चमकना चाहिए, इसको यहाँ इस पार्किंग होनी चाहिए बस, क्योंकि वो साफ साफ जब आप मूल अधिकारों की लिस्ट आप रखेंगे वहां पर कहीं भी आपको काम का अधिकार सूचना का अधिकार नहीं मिलेगा। मूल अधिकारों की जब आप लिस्ट अपने सामने रखेंगे तो वहां पर आपको शिक्षा का अधिकार मिलेगा।
हमने आपको मूल अधिकारों की लिस्ट लिखाई है, उसमें साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 21(1) क्या है, शिक्षा का अधिकार, बच्चों को शिक्षा का अधिकार। देखिए लिस्ट में हमने लिखाया है, लिखा है कि नहीं लिखाया, लेकिन उस मूल अधिकार की लिस्ट में कहीं भी हमने आपको लिखाया कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार या जो है काम का अधिकार या सूचना का अधिकार, नहीं लिखाया। ठीक, तो यहां पर इस सेंस से, इस एंगल से आपको प्रश्न को पकड़ना है। ठीक, बाकी दूसरे अगर विकल्प बदलते हैं तो आपका सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, ये भी सब जो है आपका मूल अधिकार बन जाता है अनुच्छेद 21 में। तो विकल्प को देखिए, प्रश्न को देखिए कि वहां उसका नेचर क्या है, हमको क्या चुनना है। विकल्प प्रश्न के अनुसार आंसर बदल जाते हैं। इस सर्कमस्टेंसेस में आपका बस ये आंसर होगा, ये हमारा मूल अधिकार है। तो फिर सभी होता फिर, हाँ वो संविधान में दिए गए हैं। तो सभी हो जाएगा ना, निहित है, सब निहित है। और फिर बाकी उसने आयोग ने क्या दिमाग लगाया, उसने क्या आंसर फीड किया है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आयोग का है, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ उसका जो डिसीजन होता है फिर डिसीजन माना जाता है। फिर जो जो फिर वहां डिसीजन अंतिम हो जाता है उसी को मानते। से नहीं, कानूनी वैधानिक को लेकर था, बात दोनों सही थी, मगर अब जो डिसीजन हो गया उन्हें कहा कानूनी वैधानिक माना जाएगा, तो अब वैधानिक माना जाएगा। तो जो शिक्षा का अधिकार है ये तब की बात है, उस समय एक अलग से आर्टिकल था नहीं। 1993 का हमने पता केस है, 1993 में 19 कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश का जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों को जो है ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार उनका मूल अधिकार है। अब 2002 में बकायदे अमेंडमेंट करके एक आर्टिकल ही डाल दिया गया शिक्षा का अधिकार। ठीक, 86वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नहीं, डीपीएसपी से हटा दिया गया, पहले डीपीएसपी में था तभी जब 86वां संविधान संशोधन किया गया था। अभी बताते हैं, सब बताएंगे। मौलिक कर्तव्य में तो रखा ही गया, वहां से उठा के उसको जो है मूल अधिकार बना दिया गया। 2009 में एक कानून बना, 2002 में हटा दिया गया था। देखिए संविधान की कई संविधान के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, उनको लागू करने के लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा। ठीक, जैसे संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत किया जाता है, मगर संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया जाता है, अपने आप थोड़ी इंप्लीमेंट हो जाएगा। छुआछूत कौन करती है, जनता करती है। तो जनता को दंड देने के लिए एक कानून बनाया गया 1955 में, छुआछूत निषेध अधिनियम, छुआछूत अपराध अधिनियम। बाद में फिर एक जो उसी कानून का नाम बदल दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक, फिर एक नया कानून और बनाया गया 1989 में, जिसको कहते हैं SC ST एक्ट, जिसको कहते हैं हरिजन एक्ट, 89 कानून बनाया गया। तो ये जो हमारे मूल अधिकार हैं, इनको कई मूल अधिकारों को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून की जरूरत पड़ती है, और वो कानून का बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। तो 2002 में जो है अमेंडमेंट करके एक नया आर्टिकल डाला गया, शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया, वो आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया संविधान के मूल अधिकार के चैप्टर में। अब इस कानून को लागू करने के लिए, इस प्रोविजन को लागू करने के लिए 2009 में फिर संसद ने कानून बनाया, उस कानून को 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। ठीक, ये है। तो हम ये बता रहे हैं कि बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे होते हैं हमारे मूल अधिकार के कि सिर्फ लिख देने से लागू नहीं होते हैं, उनको लागू करने के लिए संसद को कानून बनाना पड़ता है। और ये कानून बनाया जाता है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। अनुच्छेद 35 भाग 3 जो मूल अधिकार से संबंध रखता है, भाग 3 का जो सबसे आखिरी अनुच्छेद है वो है 35। अनुच्छेद 35 संसद को अधिकार देता है कि कुछ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आप कानून का निर्माण कीजिए। बिना कानून के निर्माण किए वो मूल अधिकार लागू नहीं होंगे। सिर्फ आप
अंदर लिख दिया संविधान के पन्नों में कि बच्चों को शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लागू नहीं होगा। आप कानून बनाइए और कानून बना के उसको लागू कीजिए। ठीक, टाइम कितना हुआ? 15 हो गया। अब ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। आप उठते बैठते जब आपको कुछ लगे अच्छा किसमें भी है, कहीं कुछ मिल जाएगा आपको पढ़ते लिखते, जोड़ लो उसमें। और हमको कभी पढ़ते याद कोई बात आएगी, हम आपसे जुड़वा देंगे। हम सोचते हैं अब आप लोगों की कंसेप्ट काफी ब्रॉड हो गई है। अब जान गए ना कि जीवन का अधिकार मतलब सिर्फ सांस ले रहे हैं, जिंदा पड़े हैं, ऐसा नहीं है। हमको अच्छा घर मिलना चाहिए, हमको आजीविका मिलनी चाहिए, हमको स्वास्थ्य का अधिकार। देखिए स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। हम स्वस्थ जीवन जिएंगे तभी तो हमारे जीवन का सार्थक होगा। वो हर चीज जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है, सम्मानजनक बनाती है, गरिमापूर्ण बनाती है, वो हर चीज जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। ठीक,